देखो ध्रुवण यूनिट 3 में एक चैप्टर था ध्रुवण, दूसरा चैप्टर है, अब शांत हो जाओ, दूसरा चैप्टर है लेजर एंड होलोग्राफी। ठीक है, तो पेपर कैसे आता है, यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं ये। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आएगा यूनिट 3 में, ठीक है, जैसे वो आएगा ध्रुवण में से, ध्रुवण वाले चैप्टर में से, जैसे आ गया अर्धांश और चतुर्थांश तरंग पट्टिका को समझाइए। दूसरा उसी में क्वेश्चन या तो बड़ा होगा ये 4 नंबर का, तो इसमें 2 न्यूमेरिकल आ सकता है, या कोई छोटी परिभाषा, वृत्त प्रकाश का, दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन, ठीक है, समतल ध्रुवित से, वो आ सकता है। फिर उसके बाद ऑप्शन, और यहाँ पर या तो लेजर में से क्वेश्चन आएगा एक, और दूसरा क्वेश्चन होलोग्राफी में से, ठीक है। हाँ वही बता रही हूँ, पहले ऐसा आता था जैसे ही लेजर में से और होलोग्राफी में से, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ध्रुवण में से आते थे। अब जैसे ये होलोग्राफी वाला चैप्टर हट गया है तुम्हारा, ठीक है, तो लेजर में जैसे यहाँ लेजर आएगा, उसमें भी ध्रुवण का ही दूसरा क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं ना। होलोग्राफी वाला चैप्टर हट गया है, तो लेजर में जो ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा उसमें एक लेजर का आ जाएगा, दूसरा ध्रुवण का ही आएगा। इसीलिए ये वाला चैप्टर पढ़ना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। लेजर वाला नहीं भी पढ़ोगे तो ये दोनों क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ध्रुवण के। समझ में आ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि ध्रुवण वाला चैप्टर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पूरा ध्रुवण में से ही आएगा, और दूसरे में एक क्वेश्चन आएगा ध्रुवण का ही, और एक लेजर का आएगा, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपने पूरा पढ़ ही लिया है, इसमें से आपका वैसे एक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन पहली यूनिट जो आती है उसमें से सभी चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ परिभाषाएं हैं लेजर की, वो आप पढ़ लीजिए, बाई चांस इसमें आ जाए कोई परिभाषा तो थोड़ा बहुत लेजर में से पढ़ लीजिए। होलोग्राफी तो हटा ही दिया इस बार। देखो लेजर, लेजर प्रकाश, लेजर जो है वो एक प्रकाश ही स्रोत होता है। तो लेजर कैसा प्रकाश है और सामान्य प्रकाश कैसा होता है। देखो सामान्य कोई भी जो आपके प्रकाश होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, या फिर ये रॉड लाइट का जो प्रकाश है, या किसी बल्ब का जो प्रकाश है, वो कैसा प्रकाश होता है, सामान्य प्रकाश सभी दिशाओं में होता है। जैसे कोई ये बल्ब है, ठीक है, इस तरीके का कोई बल्ब है, उस बल्ब से जो है प्रकाश सभी दिशाओं में रहेगा, एक दिशीय नहीं होता। जैसे रॉड लाइट है, इससे प्रकाश पूरे इस कमरे में है, सभी दिशाओं में है। तो सामान्य प्रकाश कैसा होता है, सभी दिशाओं में। साथ में ये एक वर्णी भी नहीं होता, इसमें सारे कलर होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, एक वर्णी नहीं होता। और इसके साथ साथ इस प्रकाश से हमें लाइट किस रूप में मिल रही है, रेडिएशन की फॉर्म में, यानी कि फोटोनों के रूप में, ठीक है। तो इससे जो फोटोन उत्सर्जित होंगे, इस बल्ब से रेडिएशन निकल रहे हैं, वही तो प्रकाश है। और जो रेडिएशन निकल रहे हैं, इसका मतलब जो फोटोन इससे उत्सर्जित होंगे, उन सभी फोटोनों में, जैसे फोटोन इस तरीके से होगा, उस फोटोन के लिए कला संबद्धता नहीं होगी, यानी कि इसकी तरंगदैर्घ्य अलग होगी एक फोटोन की, दूसरे फोटोन की तरंगदैर्घ्य अलग होगी, तीसरा फोटोन जो उत्सर्जित होगा उसकी तरंगदैर्घ्य अलग होगी। यानी कि इस प्रकाश से, सामान्य प्रकाश से एक वर्णी नहीं होता, अलग अलग रंगों का प्रकाश का समायोजन होता है, ठीक है। सारे कलर होते हैं सामान्य प्रकाश में, उन सभी प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्यों के भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्यों का प्रकाश उत्सर्जित होता है सामान्य प्रकाश से, ठीक है। तो सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है सामान्य प्रकाश, एक वर्णी नहीं होता, सारे कलर होते हैं, सभी कलरों के लिए तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सभी फोटोन, उत्सर्जित फोटोन कैसे होते हैं, कला संबद्ध नहीं होते। उत्सर्जित फोटोन
कला संबद्ध स्रोत कौन से होते हैं? जिनसे उत्सर्जित फोटोनों में कलांतर कैसा हो? शून्य होता है। लेकिन यहाँ पर कलांतर शून्य नहीं है, सबके लिए कला अलग अलग है, सबके मध्य कुछ ना कुछ कलांतर है यहाँ पर। ठीक है, तो सामान्य प्रकाश जो होता है सभी दिशाओं में होता है, एक वर्णी नहीं होता, उसे सभी तरंगदैर्ध्यों का प्रकाश उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित फोटोन भी क्या है? कला संबद्ध नहीं होते। ये जो अपना सामान्य प्रकाश है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लेजर प्रकाश कैसा होता है। लेजर प्रकाश स्रोत सामान्य प्रकाश स्रोत से बिल्कुल अलग होते हैं। लेजर प्रकाश स्रोत सामान्य प्रकाश स्रोत से बिल्कुल अलग होते हैं। लेजर प्रकाश स्रोत जो होता है वो हमेशा एक वर्णी होता है, यानी कि उससे या तो नीले कलर का प्रकाश ही उत्सर्जित होगा, या हरे कलर का ही प्रकाश उत्सर्जित होगा, या रेड कलर का। आपने देखा होगा जैसे डेकोरेशन में जो अवार्ड फंक्शन होते हैं वहां पर इस तरीके से क्रॉस करती हुई रेड, येलो, ग्रीन लाइट जो होती हैं वो लेजर प्रकाश ही होता है। ठीक है, जैसे एक रेड लाइन और एक ब्लू लाइन, तो सब में क्या है, इससे रेड कलर का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, यहाँ पर ब्लू कलर का, और सभी रेड कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए तरंगदैर्ध्य कैसी होगी? एक समान होगी। ठीक है, तो लेजर प्रकाश स्रोत जो होता है वो एक वर्णी होता है, मतलब एक वर्णी मतलब एक कलर का। ठीक है, एक वर्णी होता है साथ में, और एक ही दिशीय होता है। एक दिशा में तीव्र प्रकाश पुंज के रूप में होता है लेजर प्रकाश स्रोत। ठीक है, सामान्य प्रकाश स्रोत जो है वो सभी जगह पर प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, सभी दिशाओं में रोशनी हो रही है, लेकिन जो लेजर प्रकाश होगा वो सिर्फ एक लाइन के रूप में होगा। ठीक है, एक वर्णी होगा और एक दिशीय होगा, तीव्र प्रकाश पुंज होता है, तीव्र प्रकाश पुंज होता है। साथ में जब देखो एक वर्णी है यानी कि एक कलर का है, ठीक है, तो एक कलर का होगा तो उससे उत्सर्जित फोटोन जो होंगे उनकी सबकी तरंगदैर्ध्य कैसी होगी? एक समान होगी। ठीक है, इनसे उत्सर्जित फोटोन की जो कला है वो कैसी रहती है? एक समान रहती है, सबकी तरंगदैर्ध्य कैसी होगी? समान होगी। ठीक है, लेजर प्रकाश स्रोतों में उत्सर्जित फोटोनों की तरंगदैर्ध्य परास कैसी रहती है? एक समान रहती है, यानी कि सभी उत्सर्जित फोटोन जो हैं उनमें कला संबद्ध होते हैं। उत्सर्जित फोटोन कला संबद्ध होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है? सामान्य प्रकाश स्रोत से बिल्कुल अलग होता है लेजर प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय होता है, एक दिशीय होता है, तीव्र प्रकाश पुंज होता है, इससे उत्सर्जित सभी फोटोनों की कला संबद्ध होते हैं, जिनके मध्य कलांतर कैसा होता है? शून्य या नियत रहता है समय के साथ। तो उत्सर्जित सभी फोटोन कला संबद्ध होते हैं। तो लेजर प्रकाश स्रोत हेडिंग लिखा आपने, वहां पर लेजर प्रकाश स्रोत डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। वे प्रकाश स्रोत, लेजर प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो अत्यधिक तीव्र शुद्ध एक वर्णी, जो अत्यधिक तीव्र शुद्ध एक वर्णी व एक दिशीय, शुद्ध एक वर्णी व एक दिशीय प्रकाश उत्पन्न करते हैं, एक दिशीय प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित फोटोनों की, इन प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित फोटोनों की कलाएं, उत्सर्जित फोटोनों की कलाएं उत्सर्जन की दिशा व ध्रुवण, उत्सर्जन की दिशा व ध्रुवण सभी समान होते हैं।
अतः पूर्ण रूप से कला संबद्ध स्रोतों को लेजर प्रकाश स्रोत कहते हैं। कला संबद्ध स्रोतों को लेजर प्रकाश स्रोत कहते हैं। लेजर के सिद्धांत को सर्वप्रथम आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया। ठीक है, देखो लेजर में ये जो वर्ड है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे आप लिखें लेजर में लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका शाब्दिक अर्थ देखें, लेजर का मतलब क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब हिंदी में समझेंगे तो देखो प्रकाश, इसका मतलब प्रवर्धन, प्रकाश का प्रवर्धन बाय किसके द्वारा, स्टिमुलेटेड का मतलब होता है कि प्रेरित करना या उद्दीपित। इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब होता है फोटोन, इसका मतलब है उत्सर्जन, इमिशन का मतलब। तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं फोटोनों के प्रेरित या उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा फोटोनों के प्रेरित या उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है, तो इस लेजर का कैसे, किस सिद्धांत पर हमें लेजर प्रकाश मिलेगा, फोटोनों के प्रेरित उत्सर्जन या उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। तो प्रेरित या उद्दीपित उत्सर्जन क्या होता है, इसको अभी हम समझेंगे। अभी के लिए बस इतना लिख लो कि लेजर का शाब्दिक अर्थ है फोटोनों के उद्दीपित या प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। उद्दीपित या प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई परमाणु होता है, परमाणु में ये यहाँ पर न्यूक्लियस है जिसमें समस्त धनावेश केंद्रित होता है। अब इन ऊर्जा स्तरों में या इन शेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये के सेल है और ये एल सेल है, इसमें इसकी ऊर्जा है, मान लीजिए के सेल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 है और एल सेल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 है। ठीक है, जब इस पर कोई, यहाँ पर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर कोई फोटोन यदि हम इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो कि इस ऊर्जा स्तर को, के सेल के ऊर्जा स्तर को मैं यहाँ पर इस तरीके से बना देती हूँ। जैसे ये के सेल का ऊर्जा स्तर है, इसको मैंने नाम दे दिया एन ऊर्जा स्तर। ठीक है, और एल सेल का ऊर्जा स्तर यहाँ पर है जिसे मैंने नाम दे दिया एल ऊर्जा स्तर एम, जिसकी ऊर्जा कितनी है E1, मतलब पहले वाला ऊर्जा स्तर है तो यहाँ पर E1 मान लिया मैंने, इसको मान लीजिए कोई एन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, और एल मतलब E2 मतलब इसको मान लिया एम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, पहले के सेल में है, के सेल में मतलब यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, फोटोन आया, फोटोन जब इस पर इंसिडेंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोटोन क्या है, अपनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब इसके पास ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। इलेक्ट्रॉन
यहाँ से इस फोटोन की ऊर्जा को लेकर के जब इसके पास ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी तो ये यहाँ इस ऊर्जा स्तर से के ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएगा, एल ऊर्जा स्तर में, यानी कि यहाँ इस ऊर्जा स्तर से इस पर यदि फोटोन आया तो ये कहाँ संक्रमण करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। ठीक है, तो संक्रमण से पूर्व की स्थिति ये हो गई, संक्रमण के बाद की स्थिति संक्रमण के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, उच्च ऊर्जा स्तर में। ठीक है, तो ये फोटोन के प्रेरित करने पर, फोटोन के प्रेरित करने पर या फोटोन के उद्दीपित करने पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन का क्या किया, अवशोषण किया। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन का अवशोषण किया और उसका अवशोषण करने के बाद वो उच्च ऊर्जा स्तर में गया, तो इसने प्रेरित करने पर ये ऊपर गया है, इसका मतलब ये घटना कौन सी कहलाएगी, प्रेरित अवशोषण, प्रेरित अवशोषण। दोबारा सुन लो कि देखो यहाँ पर कोई परमाणु है, उस परमाणु पर कोई फोटोन आया, अब उसके के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर वो फोटोन इंसिडेंट हुआ, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस फोटोन की ऊर्जा को ले लेगा, ऊर्जा को जैसे ही उसको पास ज्यादा हो जाएगी ऊर्जा, तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो संक्रमण से पहले की स्थिति ये है, संक्रमण के बाद क्या है, वो ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से यहाँ आ गया, जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ बना दिया, यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। ठीक है, अब परमाणु कैसा हो जाएगा, अस्थायी, पहले कैसा था, वो स्थायी था। अब H ऊर्जा का फोटोन आया, उसने फोटोन को अवशोषित किया। अब ये जो घटना है अवशोषण की, वो किसके द्वारा हुई है, इस फोटोन के प्रेरित करने के कारण हुई है, तो इसको घटना को हम बोलते हैं प्रेरित अवशोषण। ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पर एक वैकेंसी बन जाएगी, होल बन जाएगा एक। ठीक है, इस अवस्था में परमाणु कैसा होगा, अस्थायी होगा। अब कोई भी परमाणु यदि अस्थायी है, वो दोबारा से क्या चाहता है, स्थायित्व चाहता है, तो थोड़े टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा स्तर में गया था वो वापस से मूल ऊर्जा स्तर में आएगा। ठीक है, अब जब वो मूल ऊर्जा स्तर में आएगा तो जितनी ऊर्जा वो लेकर गया था ऊपर, उतनी ही ऊर्जा वो रेडिएट करेगा, निष्कासित करेगा। वो घटना क्या होगी, उत्सर्जन की घटना होगी। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पर पहली घटना प्रेरित या उद्दीपित अवशोषण, प्रेरित या उद्दीपित अवशोषण। इसे समझने के लिए, प्रेरित या उद्दीपित अवशोषण, इसे समझने के लिए परमाणु निकाय के दो ऊर्जा स्तर N व M, दो ऊर्जा स्तर N व M, जिनके संगत ऊर्जा En व Em है। परमाणु निकाय के दो ऊर्जा स्तर ले लिए हमने, कोई nth वाला और कोई mth, जिनके संगत ऊर्जा है En व Em है। जब फोटोन इस निकाय पर अन्योन्य क्रिया करता है, जब फोटोन इस निकाय पर अन्योन्य क्रिया करता है तो तीन प्रकार की प्रकाशिक घटनाएं हो सकती हैं। तो तीन प्रकार की प्रकाशिक घटनाएं होती हैं, तीन प्रकार की प्रकाशिक घटनाएं होती हैं। माना प्रारंभ में कोई
प्रारंभ में कोई परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित है, प्रारंभ में कोई परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित है जब इस पर कोई उचित आवृत्ति का, निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित है जब इस पर कोई उचित आवृत्ति का फोटोन, जब इस पर उचित आवृत्ति का फोटोन आपतित होता है तो उसके अवशोषण से परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचता है। चूंकि यह प्रक्रिया बाह्य फोटोन के, चूंकि यह प्रक्रिया बाह्य फोटोन के उद्दीपन के कारण होती है, बाह्य फोटोन के उद्दीपन के कारण होती है, इसलिए इस अन्योन्य क्रिया को, इसलिए इस अन्योन्य क्रिया को उद्दीपित अवशोषण कहते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को उद्दीपित अवशोषण कहते हैं। ठीक है, तो उद्दीपित अवशोषण समझ में आ गया। पहले वो निम्न ऊर्जा स्तर में है, बाह्य फोटोन जब उस पर आपतित होगा, संक्रमण के पश्चात वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यह प्रक्रिया बाह्य फोटोन के उद्दीपन के कारण होती है, अवशोषण हो रहा है बाह्य फोटोन के कारण, इसको बोलेंगे उद्दीपित अवशोषण या प्रेरित अवशोषण। ठीक है, तो अब इसमें जो संक्रमण की प्रायिकता है, संक्रमण की अवशोषण की संक्रमण प्रायिकता दर, अवशोषण कहां से हो रहा है, एन से एम में, अवशोषण के संक्रमण की प्रायिकता दर, प्रायिकता दर यानी कि मैं ऐसा समझ सकती हूँ एन से एम तक प्रायिकता को लिख सकते हैं आप पी एन एम। ठीक है, एन से एम तक संक्रमण की प्रायिकता की दर को पी एन एम लिख सकते हैं। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल किसके होगा, अभी हमने यहाँ पर सिर्फ एक परमाणु लिया है। ठीक है, बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, समझने के लिए हम एक ही मान रहे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत सारे उस पर फोटोन आपतित होंगे और बहुत सारे जो है संक्रमण भी होंगे। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए प्रायिकता की दर जो है इस एन ऊर्जा स्तर में, एन ऊर्जा स्तर में जितने परमाणु हैं उनकी संख्या के समानुपाती होगी। ठीक है, किसके समानुपाती होगी, एन ऊर्जा स्तर में जितने अधिक परमाणु होंगे उनकी संख्या के समानुपाती। मान लीजिए एन ऊर्जा स्तर में एन एन परमाणु है। ठीक है, और किसके समानुपाती होगी, जो ये फोटोन आपतित हो रहे हैं उसके भी तो समानुपाती होगी। मान लीजिए फोटोन के वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व तथा फोटोन के वर्णक्रमीय, यानी कि वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व इसलिए ले रहे हैं कि प्रति सेकंड कितने फोटोन वहां पर आपतित हो रहे हैं। ठीक है, तो वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व, और प्रत्येक फोटोन की आवृत्ति कितनी है, न्यू आवृत्ति है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व ई न्यू। ये प्रति सेकंड जो फोटोन आपतित हो रहे हैं उनकी ऊर्जा, उसके भी क्या होगा, समानुपाती होगा। तो एन ऊर्जा स्तर से एम ऊर्जा स्तर में संक्रमण की प्रायिकता की दर एन ऊर्जा स्तर में कुल परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होगी और आपतित फोटोनों के वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व के समानुपाती होगी, तो दोनों के समानुपाती होगी। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर अवशोषण की संक्रमण की प्रायिकता की दर,
वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का मतलब हो गया कि प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की आवृत्ति, हाँ, क्योंकि ऊर्जा क्या है, न्यू पर निर्भर कर रही है ना, एस तो कांस्टेंट ही है, तो आवृत्ति पर ही निर्भर करेगी। फोटोनों प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की तीव्रता, उसी को वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से Pnm निचले जो मूल ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या के और आपतित फोटोनों की वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व तो ई न्यू के समानुपाती होगी। अब समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे यहां से, तो आइंस्टीन ने जब ये कैलकुलेशन की थी तो उन्होंने नियतांक लिया था Bnm, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो नियतांक लगाना है Bnm Nn ई न्यू, जहां Bnm एक नियतांक है जिसे बोलते हैं आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक, जहां Bnm एक नियतांक है जो आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक कहलाता है। Bnm एक नियतांक है, ये तो आपने लिख लिया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट Bnm जो कि एक नियतांक है आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक कहलाता है। रिजॉइन करो।